चलो ये सेशन स्टार्ट करते हैं। तो एंटीना एरे का जो लास्ट टॉपिक है डिजाइनिंग हम लोग कर रहे थे, उसी के कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं डिजाइनिंग के। वैसे डिजाइनिंग से क्वेश्चन आता नहीं है जनरली। अच्छा, लास्ट क्लास में शायद एक रेडिएशन पैटर्न उल्टा बन गया था, वो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। आई थिंक ये वाला जो हम लोगों ने बनाया था, है ना, ये बोल रहे थे ना ये उल्टा बन गया था शायद। तो इसको ठीक कर लो यार, इसमें ये तो आपको पता ही होना चाहिए। देखो, अगर एंटीना ऐसे प्लेस्ड होगा, दो केसेस हमने किए थे ना। अच्छा, ये वाला पहले ये केस, एंटीना अगर आपका ऐसे प्लेस्ड होगा तो उस केस में आप सेंटर पे बनाओगे इसका ये, और आर्म के लॉन्ग रेडिएशन होगा नहीं। ठीक है, तो ये आपका यूनिट पैटर्न इसमें बनना चाहिए था, ये मैंने शायद उल्टा बना दिया था कॉस थीटा वाला। और इस केस में जब इसका इक्विवेलेंट आप सेंटर पे लेके आओगे तो इसमें भी आर्म के लॉन्ग रेडिएशन होगा नहीं, और ये आपका ऐसा बन जाएगा। यही बोल रहे थे क्या? ठीक है, ठीक है, सही बात है। क्योंकि देखो कॉस थीटा की अगर आप प्लॉटिंग करेंगे तो कॉस थीटा तो आपका ऐसे ही बनेगा ना, इसका उल्टा ऑपोजिट है। तो बेसिकली आप ऐसे समझ लो कि मैं कैसे समझाऊं कि इसका रेडिएशन पैटर्न ये है, ठीक है, और इसका ये। चलो, होपफुली आपको समझ में आ गया कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। कि जो भी रेडिएशन होगा वो हमेशा आर्म के लॉन्ग तो कोई रेडिएशन होता नहीं, हमेशा जो रेडिएशन होता है वो हमेशा इसके लॉन्ग होता है, अलोंग द एक्सिस। तो यहाँ पे आपको ये मिलेगा, और सिमिलरली यहाँ पे आपको ऐसा मिल जाएगा। ये यूनिट पैटर्न की बात चल रही है। समझ आ गया ना सबको ये वाला पॉइंट? तो ये हम लोग यूनिट पैटर्न की बात कर रहे हैं। चलो, अगर इसमें अभी कोई डाउट है तो एक बार पूछ लो, तो ये लास्ट क्लास में इसको करेक्ट कर लेना। मेरे ख्याल से लास्ट में हम लोगों ने जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे उस टाइम पे हम लोगों ने शायद ऐसी कुछ प्लॉटिंग की थी। तो देख लेना, जैसा भी आपका करंट एलिमेंट प्रेजेंट होगा उसके हिसाब से उसके नॉर्मली हमेशा आपका रेडिएशन मैक्सिमम होना चाहिए। करेक्ट। चलो, तो आज सेकंड केस लेके चलते हैं। केस टू। केस टू में सपोज हम लोग टू एलिमेंट एरे की डिजाइनिंग कर रहे थे। लेंथ अभी भी आई होप हम लोगों ने लैम्डा बाई टू लिया था क्या लास्ट क्लास में? लैम्डा बाई टू लिया था। ठीक है, इस बार आप प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट पाई ले लो। तो फिर से आप वही काम करो, इनकी डिजाइनिंग करना स्टार्ट करो। सबसे पहला काम क्या करेंगे? प्रिंसिपल मैक्स। प्रिंसिपल मैक्स। तो प्रिंसिपल मैक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? साई इक्वल टू जीरो। प्रिंसिपल मैक्स विल बी साई इक्वल टू जीरो। व्हाट इज साई? अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। अल्फा पाई हो गया, बीटा हो गया टू पाई बाई लैम्डा, डी हो गया लैम्डा बाई टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से मिलेगा पाई इंटू वन प्लस कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। कॉस थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1। तो यहाँ से अगेन थीटा की आपके पास दो वैल्यूज आनी चाहिए। इनफैक्ट इस केस में अगर हम लोग देखें तो क्योंकि प्रिंसिपल मैक्सिमा की बात हो रही है तो थीटा की अगर आप -1 वैल्यू कंसिडर कर लो तो थीटा की एक वैल्यू तो आपको पाई मिली जानी चाहिए, है ना। तो ये प्रिंसिपल मैक्सिमा का पॉइंट है। इसको अगर 360 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर भी दोगे तो कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। ठीक है, चले आगे। चलो, अब आते हैं नॉर्मल मैक्सिमास पे। अब आ जाओ आप नॉर्मल मैक्सिमास पे। तो जो नॉर्मल दूसरे मैक्सिमास होते हैं उनके लिए आप क्या लगाते हो? साई इज इक्वल टू प्लस माइनस टू एन पाई। बस एन को आप जीरो नहीं पुट करोगे, बाकी सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। साई आपने ऑलमोस्ट कैलकुलेट कर ही लिया था, ये आपको मिल गया था पाई इंटू वन प्लस
कॉस थीटा, इसकी वैल्यू हो गई थी प्लस माइनस 2n पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n। तो कॉस थीटा आपको क्या मिलेगा, प्लस माइनस 2n माइनस 1। अब यहाँ पे आप n को 0 मत रखो, n को 1 रख दो डायरेक्टली, क्योंकि 0 वाली कैलकुलेशन हो चुकी है। तो डायरेक्टली 0 से स्टार्ट करिए, सॉरी 1 से स्टार्ट करिए, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2 माइनस 1, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो माइनस 3 और 1। तो माइनस 3 तो आउट ऑफ रेंज हो गया, थीटा की वैल्यू यहाँ से आपको कितनी मिल जाएगी, 0 डिग्री। एक और आपका मैक्सिमम है, बट ये प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है, तो इसको आप सिर्फ मैक्सिमम बोलो। और आई थिंक आप n की इससे ज़्यादा वैल्यूज अगर पुट करोगे तो कुछ हासिल होने वाला है नहीं। फिर आप आइए नल्स पे। नल्स कैलकुलेट करने के लिए आपका साई क्या होना चाहिए, नल्स कैलकुलेट के लिए साई आपको होना चाहिए 2n प्लस 1 पाई का मल्टी। तो ये आपका पाई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा तो आपको मेंशन था ही, ये आपको मिलेगा प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई। पाई से पाई आप कैंसिल कर दो, कॉस थीटा आपको मिलेगा प्लस माइनस 2n प्लस 1 माइनस 1। यहाँ पे आप n इक्वल टू 0 पुट करेंगे, आपको मिलेगा कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, आई थिंक 0 मिल रही है, तो और एक मिल रही है माइनस 2। तो माइनस 2 अपने किसी काम का नहीं है, 0 आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिलेगा पाई बाई 2 3 पाई बाई 2। करेक्ट। आप n की वैल्यू अगर यहाँ पे 1 पुट कर देते हैं तो कॉस थीटा आपको मिलेगा प्लस माइनस 3 माइनस 1, या फिर ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 2 और माइनस 4, दोनों ही आपके आउट ऑफ रेंज हो जाएंगे। फिर आप आ जाइए हाफ पावर पॉइंट पे, चौथा हाफ पावर बीम विड्थ वाले पॉइंट पे। तो यहाँ पे भी मैंने आपको डायरेक्टली बोला था साई की वैल्यू कितनी पुट कर लेना, प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2, याद है 2 एलिमेंट के केस में। तो ये मिलेगा आपको पाई इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 2n प्लस 1 बाई 2 माइनस 1, और आप n की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट करो, तो कॉस थीटा आपको मिलना चाहिए पहला, तो n की वैल्यू 0 पुट करने पे प्लस माइनस हाफ माइनस 1। एक तो आपको मिल जाएगा माइनस 1 बाई 2 और एक आपको मिल जाएगा माइनस 3 बाई 2। तो आपको पता है कि माइनस 1 बाई 2 अपने किसी काम, माइनस 3 बाई 2 किसी काम का नहीं। माइनस 1 बाई 2 से जो एंगल्स आ जाएंगे, आई थिंक माइनस 1 बाई 2 से आपको मिलेगा 120 एंड 240, ठीक है, ये आपको मिलेगा। अगर आपने n इक्वल टू 1 पुट कर दिया तो आपको मिलेगा प्लस माइनस 3 बाई 2 माइनस 1। एक एंगल यहाँ से 1 बाई 2 मिल जाएगा, एक मिल जाएगा माइनस 5 बाई 2। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 60 एंड 300। 60 निकल गया तो बाकी 360 से माइनस कर लो, ठीक है। तो इतने सारे एंगल आपको यहाँ से मिल गए, और तो कुछ कैलकुलेट करना नहीं। अब n की वैल्यू 2 डालने पे कोई कैलकुलेशन आएगी नहीं। चलिए प्लॉटिंग करें ग्रुप पैटर्न की, चलिए ग्रुप पैटर्न की प्लॉटिंग करते हैं। तो देखो जब भी आप ग्रुप पैटर्न बनाते हो तो थीटा हमेशा कहाँ से मेजर होगा, टॉप टू बॉटम 0 डिग्री पाई बाई 2, दिस इज पाई, दिस इज 3 पाई बाई। अब आप पॉइंट्स देख लो इसमें कौन कौन से आ रहे हैं, नल्स कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, पाई बाई 2 3 पाई बाई 2 पे, और मैक्सिमाज आ रहे हैं 0 पे एंड पाई। मैक्सिमाज आपके आ रहे थे पाई पे एंड 0 डिग्री। तो नल्स थे ये नल था, ये मैक्सिमम, ये नल्स, दीज वर नल्स। हाफ पावर पॉइंट्स पे आपके इसी में प्रेजेंट थे, जैसे कि 60 एंड 300। सो दिस वाज रफली 60 300 एंड दिस वाज 120 एंड 240। तो ये थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आप मान लो, दिस इज थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, दिस इज थीटा इक्वल टू 240,
डिग्री एंड दिस इज थीटा इक्वल टू 300 डिग्री। तो ये हाफ पावर पॉइंट्स थे आपके। तो अब अगर आपको बनाना है मैक्सिमम रेडिएशन विच इज अलोंग 0 डिग्री एंड पाई डिग्री, तो देखो कुछ ऐसा बने, मतलब ये हाफ पावर पॉइंट को भी आपको इंक्लूड करते हुए दिखाना। समझ आ गया ना सबको? एंगल्स को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ये 60 वाले को, और इसको ये देखने में थोड़ा ठीक लगे। पहले तो आप इसको चेक कर लो कि क्या ये अपना ठीक है या नहीं, चेक करके बताइए करेक्ट है। तो बस ये एंगल्स वगैरह आप यहाँ बाद में भी दिखा सकते हो ना, पहले बना लो फिर दिखा लो तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। ये आपके एंगल्स, थीटा इक्वल टू 60, दो ही मैक्सिमम आ रहा है, दो ही मिनिमम आ रहा है। हाफ और पॉइंट्स तो आपको यहाँ से दिख ही सकते हैं, 120, 240 डिग्री, 300 डिग्री। ठीक है, तो ये ग्रुप पैटर्न या फिर एरे फैक्टर की आपने प्लॉटिंग की, करेक्ट। इसमें किसी को कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं। अब अगर आपको नेट पैटर्न बनाना था तो आप क्या करोगे? मैं आपको दो सिनेरियोज दे देता हूँ नेट पैटर्न बनाने के। एक पैटर्न में एंटीना ऐसे प्लेस कर लो, एक पैटर्न में एंटीना ऐसे प्लेस कर लो। अब देखो सिंपल सा लॉजिक है, ये आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, ये रेफरेंस तो चेंज करने वाले हो नहीं। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, तो जो आपका ग्रुप पैटर्न आएगा वो तो हमेशा ऐसा ही आएगा। इसके लिए तो थीटा हमेशा टॉप टू बॉटम ही डिफाइन होता है। बट अब डिपेंडिंग अपॉन एंटीना, जैसे ही एंटीना प्लेस्ड है, तो अगर हम लोग ओरिजिन पे इसका एक इक्विवेलेंट इमेजिन करें, तो देखो ये आर्म के लॉन्ग तो कभी भी रेडिएशन होता नहीं है। रेडिएशन हमेशा किसके लॉन्ग होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द आर्म होता है। तो परपेंडिकुलर टू द आर्म अगर आप रेडिएशन करोगे तो एक सर्कल यहाँ डाल दोगे, और एक सर्कल इसके नीचे डाल दोगे। इनके बीच का जो कॉमन रीजन आएगा वही आपका पैटर्न हो जाएगा, करेक्ट। और अगर आपने एंटीना ऐसे डाल रखा है तो हमेशा अपने आर्म के परपेंडिकुलर रेडिएशन करेगा, तो इस केस में क्या बनेगा? एक सर्कल यहाँ पे और एक सर्कल यहाँ पे। इस केस में देखो आपका रिजल्टेंट रेडिएशन पैटर्न क्या है। कितने लोगों को लॉजिक समझ में आ गया लॉजिक समझ में? तो ये है कुल मिला जुला के आपका डिस्कशन, ठीक है। तो प्लेसिंग अगर ऐसी है, देखो अगर प्लेसिंग ऐसी है एंटीना की, तो हमेशा जो रेडिएशन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द आर्म होगा। और अगर प्लेसिंग एंटीना की आपने ऐसी कर रखी है तो भी परपेंडिकुलर टू द आर्म होगा, ऐसा होगा। यही चीज हम लोग लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे थे। तो चेक करो और इस चीज को कंफर्म भी करो। क्लियर हो गया? सो आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। अच्छा, दोनों में फर्क क्या हुआ? अगर आप दोनों में चेक करते हैं, पिछले वाले केस में और इस वाले केस में फर्क ये हुआ कि अ, अगर आप सिर्फ ग्रुप पैटर्न की बात करो, ये जो आपने बनाया, तो देखो ग्रुप पैटर्न क्या चेंज हो गया? फेस डिग्री, फेस शिफ्ट पाई होते ही, जैसे मान लो प्रोग्रेसिव फेस शिफ्ट लास्ट क्वेश्चन में क्या था आपका? पाई। और इसके पहले वाले क्वेश्चन में था 0 डिग्री। तो क्या मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन चेंज हो गई? ठीक है, तो मैक्सिमा और मिनिमा की पोजीशन चेंज हो गई इस केस में। समझ आया? बाकी जो आपको ग्रुप पैटर्न बनाना होता है वो मैंने आपको तरीका बता दिया। तो लास्ट क्लास में शायद हम लोगों ने उल्टा बनाया था, उसको मैंने करेक्ट भी किया, और यहाँ से आपको समझ भी आ जाना चाहिए। प्लेसिंग के हिसाब से आपको जस्ट एक वर्चुअल एंटीना विजुअलाइज कर लेना होता है। यहाँ पे ये रहा, और ये सॉरी, ये प्रेजेंट नहीं है, बट हमें पता है कि हमें इसके परपेंडिकुलर ही कराना है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ पे अगर आपसे और पूछा जाए कि इस केस में और इस केस में,
अगर आपको नेट पैटर्न दिया जाए तो किसमें कितनी लूप्स बनेंगी, यहाँ पे देखो कितनी लूप्स बनेंगी, सिर्फ 2। यहाँ पे कितनी बनेंगी, 4 लूप। ठीक है, चलिए क्वेश्चन दें आपको, चलो एक क्वेश्चन ट्राई करो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है अ लैम्डा बाय डाइपोल, कॉमन मतलब जिसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, ये दिखा तो दिया शेडेड वाला, शेडेड वाला जो रीजन है दोनों में ना, बस उसी को प्लॉट कर दो। क्वेश्चन में बोल रखा है अ लैम्डा बाय 2 डाइपोल is kept horizontal at a lambda by 2 height above perfectly conducting plane, perfectly conducting plane, infinite, perfectly conducting infinite plane. What will be radiation pattern? What will be radiation pattern? समझ आ गया क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? तो ये आपका हो गया इनफाइनाइट प्लेन। एक लैम्डा बाई 2 डाइपोल को उसने हॉरिजॉन्टल रखा हुआ, नहीं नहीं सेम एज प्रीवियस नहीं होगा, ये आपका डाइपोल रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो हो रही है, सपोज ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज, तो जो इसकी इमेज बनेगी वो उसमें कैसे चार्जेस फ्लो होंगे, बोलो। ऑपोजिट फ्लो हो जाएंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, ऐसा आपको मिलेगा। समझ गए? अब जब आपको ये मिला दोनों के बीच में और साथ में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी, डिस्टेंस भी उसने लैम्डा बाई 2 दे रखी, अर्थ से दे रखी ना, तो टोटल डिस्टेंस लैम्डा हो जाएगा। ये डिस्टेंस लैम्डा दे रखी है, तो इसकी इमेज जो बनेगी वो लैम्डा बाई 2 डिस्टेंस पे इसकी इमेज भी बन जाएगी, और ओवरऑल दोनों के बीच की जो डिस्टेंस आ जाएगी वो लैम्डा आ जाएगी। समझ आया सबको? तो दोनों के बीच में अल्फा की वैल्यू आप कितनी लोगे, पाई। प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट अगर मुझे लेना है तो मैं इसको ले लूंगा e⁻6 पाई, एंड इसको मैं जीरो फेज के साथ कंसिडर करूंगा। तो जो बॉटम वाले करंट एलिमेंट्स हैं उनको हम जीरो फेज के साथ कंसिडर करते हैं, और डी कितना आ जाएगा, लैम्डा। लास्ट वाले केस में डी कितना था, लैम्डा बाई 2। समझ आ गया ना? तो ये तो क्वेश्चन में दिया था, बाद में आप इसकी इमेज बना के भी करोगे ना, अगर परफेक्टली कंडक्टिंग प्लेन पे रखा हुआ तो फिर ये सिंगल एलिमेंट थोड़ी रह जाएगा, फिर ये तो एक एरे बन गया। यस और नो? ऐसा एक क्वेश्चन भी तो किया था, 2-3 क्वेश्चन भी किए थे लास्ट क्लास में। तो बेसिकली अभी आपकी सिचुएशन कुछ ऐसे चल रही, एक यहाँ पे लैम्डा बाई 2, एक यहाँ पे लैम्डा बाई 2, ये डाइपोल, इनकी लेंथ लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2, और इनके बीच की गैपिंग भी लैम्डा बाई 2 लैम्डा बाई 2। ये है लैम्डा बाई 2, ये भी है लैम्डा बाई 2। समझ आ गया? और इनके बीच का जो गैप है वो गैप भी आपको कितना पता है, इनके बीच का जो गैप है दैट गैप इज ऑल्सो मे बी लैम्डा बाई 2 इस टी, और ये ओरिजिन आप मान सकते हैं। तो सबसे पहले आप साई की वैल्यू बताओ कितनी आ जाएगी, अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा। तो साई जब आप यहाँ से कैलकुलेट करोगे यू विल बी गेटिंग पाई प्लस, यू विल बी गेटिंग पाई प्लस, चलो मैं लिख देता हूँ अल्फा पाई है, डी आपका लैम्डा, so this becomes 2 pi by lambda into lambda cos theta, or maybe psi is considered as pi common 1 plus 2 cos theta. Is it correct? तो ये तो आपको मिल गया psi।
अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि ग्रुप पैटर्न तो आपका सेम रहेगा। अगर आप ओवरऑल पैटर्न बनाएंगे ई ग्रुप, तो इसमें एक तो यूनिट पैटर्न आएगा और एक आपका आएगा एरे फैक्टर। ठीक है, यूनिट पैटर्न बताना कैसे बनेगा, बता सकते हो यूनिट पैटर्न कैसे बनेगा? क्या आप हाफ वेव डाइपोल का यूनिट पैटर्न बना चुके हो? इसका तरीका हमने देखा था ना, लीनियर डाइपोल एंटीनास का यूनिट पैटर्न बनाना हमको आता है। तो 0 डिग्री, π/2, π180। मैंने बताया था कि जितने भी आपके लीनियर डाइपोल एंटीनास होते हैं उसमें दो नल्स हमेशा प्रेजेंट होते हैं, यूनिवर्सल नल्स होते हैं, 0 और π। तो 0 और π यूनिवर्सल नल्स होते थे आपके, तो आपका जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा। इस केस में क्योंकि डाइपोल चेंज हो गया ना, तो यूनिट पैटर्न चेंज हो जाएगा। इसके पहले जो डाइपोल्स होते थे वो हर्ट्जियन होते थे, तो हर्ट्जियन के केस में आपको यूनिट पैटर्न पता था, दो सर्कल्स बना दूंगा मैं अलोंग द आर्म। सो आई थिंक यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस पॉइंट। ठीक है, तो अगर हम लोग अपने एंटीनास को ऐसे प्लेस करते थे, अपने हाफ वेव डाइपोल को, लीनियर डाइपोल एंटीनास को, तो क्या उसका रेडिएशन पैटर्न आप नहीं बना सकते हो? रेडिएशन पैटर्न ऐसा बन जाएगा। एनीवन इज हैविंग एनी इशू इन दिस? अगर मान लो यही हर्ट्जियन डाइपोल हम ऐसे रखते तो, अगर सेम आपका सॉरी हाफ वेव डाइपोल अगर मैं ऐसे रखता तो अलोंग द आर्म ऑफ दिस मैक्सिमम हो जाता। तो देखो, आपको शायद याद होना चाहिए कि यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू बनाते हैं। अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के थ्रू इसको बना रहे हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं कि यहाँ का जो थीटा होगा और एरे फैक्टर का जो थीटा होगा वो सेम होगा या डिफरेंट होगा? दोनों डिफरेंट होंगे। दोनों डिफरेंट होंगे, तो यहाँ पे हम ऐसे याद करके चलते हैं कि अगर हम यूनिफॉर्म, अगर हम अलोंग द परपेंडिकुलर एक्सिस या फिर आर्क के लॉन्ग रेडिएशन नहीं चाहते, तो हमेशा आर्म के मैक्सिमम रेडिएशन बना देंगे। तो आई होप वी आर क्लियर एज ऑफ नाउ। रही बात एरे फैक्टर की, तो एरे फैक्टर में तो वो पुरानी चीज है। एरे फैक्टर का तो कैलकुलेशन सबके लिए सेम। समझ गए ना? तो हमेशा ऐसे ही बनाया करो। आपको बेसिक तो पता होता है, फिर आप हमेशा ऐसे याद रखो कि अलोंग द आर्म ऑफ द एंटीना कभी भी रेडिएशन होता नहीं है, तो आर्म के लॉन्ग रेडिएशन मत करो। एरे फैक्टर का आप कैलकुलेशन में फटाफट करो। आपको दे रखा π × 1 + cos 2 थीटा। ये कैलकुलेशन तो ठीक थी ना? एक बार चेक कर लें। तो ये कैलकुलेशन कैंसिल हो गया, 2 cos थीटा बन गया। अब निकालो इसमें फटाफट प्रिंसिपल मैक्सिमम। प्रिंसिपल मैक्सिमा कैसे निकालेंगे? साई को 0 पुट कर लेना। तो cos थीटा कितना मिल जाएगा आपको? -1/2। मतलब थीटा कितना मिल गया? 120 डिग्री एंड 240 डिग्री। अदर मैक्सिमास के लिए you will put your psi is equal to +-2 n but you won't put n equal to 0 here. तो psi आपको मिलेगा +-2 आप यहाँ से लिख सकते थे 1 + cos थीटा इक्वल टू +-2n, या फिर cos थीटा आपका हो जाएगा 1/2 +-2n -1। n की वैल्यू डायरेक्टली 1 पुट करो तो आपको मिलेगा 1/2 +-2 -1। -2 कर दोगे तो -3/2 मिल जाएगा। एक दूसरी वैल्यू आपको मिल सकती है 1/2, जहाँ से आपको मिलेगा 60 डिग्री एंड व्हाट 300 डिग्री। करेक्ट। बाकी नल वगैरह आप कैलकुलेट कर लेना। नल कैलकुलेट करने के लिए इसको क्या पुट करोगे? 2n + 1 पाई, तो 2n + 1 पाई पुट करोगे, पाई कैंसिल हो जाएगा और 1 उधर भेजोगे, तो जो आपको फाइनल पैटर्न आएगा वो मैं दिखाता हूँ। नल वगैरह कैलकुलेट कर लोगे ना, इसी से आपको अंदाजा लग जाना चाहिए कि नल आएगा। तो नल और HPBW आप कैलकुलेट करना, मैं आपको टोटल पैटर्न दिखाता हूँ। सो इफ आई स्टार्ट माई थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू पाई, थीटा इक्वल टू 3π/2। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम आपको किधर किधर मिल रहा है, ऐसा कुछ। ऐसा ही कुछ मिलेगा ना, चेक कर लो आप, निकालना। इसमें आपको 0, 90, π/2 नल्स आ रहे होंगे। किसी ने निकाला तो कंफर्म कर दो, अगर आपने कैलकुलेट किया है तो। नल्स व्हेन यू विल कैलकुलेट यू विल गेट इट लाइक दिस। ये आपने प्लॉटिंग की एरे फैक्टर।
इज इट करेक्ट? समझ आया? बोलो फिर आगे चलते हैं। फाइन, चलो आगे चलते हैं। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन डालते हैं। तो अब मल्टीप्लिकेशन कैसे डालोगे ये देखो, साइड में बनाते हैं। ये था, एंटीनास जो रखे हुए थे वो हॉरिजॉन्टल रखे हुए थे ऐसे। ठीक है, तो आप इमेजिन करोगे कि शायद अगर सेंटर पे एक एंटीना होता का रेडिएशन, रेडिएशन बताना इसका कैसा होता, हमेशा परपेंडिकुलर। तो आर्म के अलॉन्ग तो कोई रेडिएशन होगा नहीं। इंटरसेक्शन रीजन दिखा आपको ये वाला? दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल रेडिएशन पैटर्न। लॉजिक कितने लोगों को समझ में आ गया? 4 ऑप्शन दिए रहेंगे तो एक ऑप्शन टिक करने में कभी भी दिक्कत नहीं। समझ गया ना? और अगर यही एंटीना सीधे रखे होते तो, अगर मान लो एंटीना की प्लेसिंग ऐसी होती तो एरे फैक्टर का तो कोई मतलब ही नहीं एंटीना की प्लेसिंग से। एरे फैक्टर तो बिल्कुल ही अलग कैलकुलेशन, उसको तो मतलब नहीं यूनिट पैटर्न आ क्या है, इसीलिए तो यूनिट पैटर्न को अलग करके आप एरे फैक्टर बनाते हो ना। तो एरे फैक्टर को तो यूनिट पैटर्न से कोई लेना देना ही नहीं। यूनिट पैटर्न आप अलग से बनाओ, उसकी प्लेसिंग देखो एंटीनास की। इसीलिए एरे फैक्टर में जो थीटा आता है ना, इसीलिए उसको फिक्स करा जाता है। समझ रहे हो ना? इसलिए इसका थीटा फिक्स कर देते हैं कि एरे फैक्टर आपका डेविएट ना हो। बाकी एंटीनास में आप लॉजिक लगा लो कि एंटीनास में कभी भी उनके एक्सिस के अलॉन्ग रेडिएशन होता नहीं है। सपोज ऐसे दो एंटीनास रखे हो तो रेडिएशन आर्म्स के अलॉन्ग तो होता नहीं। उस केस में रेडिएशन कैसा होता है? ऐसा होता है। उस केस में भी आपको कुछ ऐसा मिलता है रेडिएशन पैटर्न, थोड़ा इस एक्सिस की तरफ 0 डिग्री की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड मिलता है। मोर और लेस दिखने में सेम ही लगता है, इंक्लिनेशन थोड़ा सा आपका ज्यादा होता 0 डिग्री की तरफ कुछ। ठीक है, फाइन। तो ये निकालो, तो ये तो आपने किसका बनाया, डाइपोल का बनाया ना। आपसे क्वेश्चन में किसका पूछा था? क्वेश्चन में बोलो किसका पूछा था? एक तरीके से एक सिंगल एंटीना ही प्लेस था ना अबव अर्थ, तो कौन सा हटा देना, जो अर्थ के नीचे होगा उसको हटा देना। सो व्हाट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन बिकम्स लाइक, है ना? ये मेरे ख्याल से हमारे लिए पुरानी बात है कि अगर अर्थ के नीचे जो भी होता है उसको हम हटा ही देते हैं, जैसा मोनोपोल के केस में करते थे। तो ये आपका फाइनल आंसर बनेगा। तो आई थिंक अब आपको रेडिएशन पैटर्न में प्रॉब्लम नहीं होगी, पैटर्न हमेशा सेट है। अब बस आपको ये देखना है कि एरे कैसे प्लेस्ड हुआ है ना, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसी में आता है। आप अगर देखोगे ना कई कई बुक्स में, जैसे मान लो ये केस करवाया, अब बहुत सारी बुक्स में देखोगे तो रेडिएशन पैटर्न ऐसा दिया होगा सेम, और बहुत सारी बुक्स में देखोगे ऐसा दिया होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसने प्लेसिंग बस एंटीना की चेंज कर दी, तो रेडिएशन पैटर्न तो चेंज होगा ही होगा ना ऑब्वियसली। अगर ऐसे एंटीनास को प्लेस करके पैटर्न निकाल रहे हो तो पैटर्न कुछ और आएगा, ऐसे प्लेस करके निकाल रहे हो तो पैटर्न कुछ और आएगा। तो क्या ये गलत है या ये गलत है? कोई गलत नहीं, सब सही है। डिपेंड कर रहा है पोजिशनिंग आप कैसे कर रहे हो अपने एंटीनास की। समझ गए ना सब लोग? और सबसे जो मैंने क्रूशियल फैक्टर बताए थे लास्ट क्लासेस में, कि अगर आप ये समझ गए कि एरे फैक्टर का थीटा और इलेक्ट्रिक फील्ड का थीटा ये अलग अलग है, तो फिर आप ट्रबल में नहीं फंसोगे, मतलब आप विजुअलाइज कर लोगे चीजों को। अगर आप ये मान के चल रहे हो कि यार मैं साइन थीटा यहाँ पे प्लॉट करके रहूंगा कैसे भी करके, इसका भी थीटा वही ले रहे हो, साइन थीटा का भी थीटा वही ले रहे हो, फिर आप फंस जाओगे। समझ आ गया? तो प्लॉटिंग यहाँ पे अगर आप देखना है तो उसका बेटर तरीका ये होता है कि आप देख लो आर्म के लॉन्ग रेडिएशन नहीं होगा और आप प्लॉट कर दो, बाकी जो उसका थीटा होगा वो अपने आप इंश्योर रहेगा, एंगल बिटवीन आर्म एंड वेक्टर ओपी। तो वो अपने आप उस चीज का इंश्योरेंस रहेगा। ठीक है, जैसे इस केस में एंगल बिटवीन आर्म एंड वेक्टर ओपी सेम बनेगा आपका,
बट इस केस में एंगल बिटवीन आर्म एंड ओबी बनाओगे तो थीटा अलग होगा, और यहाँ जो इसके लिए थीटा का काम करेगा वो बेसिकली अल्फा होगा, है ना। चलो, सो होपफुली ये सारी की सारी बातें आपको समझ में आ गई। तो अब आप कुछ क्वेश्चंस खुद से ट्राई कर लेना। जैसे मान लो मैं आपको दे देता हूँ, शेप बता देता हूँ। जैसे मान लो अब इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। हालांकि देखो, इस पे क्वेश्चंस आते नहीं है, बट आप चाहो तो दो चार क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। डी लैम्डा अल्फा जीरो, टू एलिमेंट। और चाहो तो ना इनको डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, इनके एटलीस्ट एरे फैक्टर तो याद ही रखो डायरेक्टली। इसका एरे फैक्टर ऐसा, इसी का ऑपोजिट। ठीक है, ऐसा कुछ आता है। तो अब मैं यहाँ से आपको बताता हूँ कि अगर मान लो आपको बनाना होता पैटर्न, तो ये तो आ गया आपका एरे फैक्टर। ठीक है, ये आपका एरे फैक्टर आ गया। अगर मान लो हर्ट्जियन डाइपोल्स होते तो ऐसे प्लेस करती, हर्ट्जियन। तो बताओ, आप विजुअलाइज करते कि एक हर्ट्जियन डाइपोल प्रेजेंट होता कहाँ पे? नीचे। विजुअलाइज करते ना, एक यहाँ पे पैटर्न होता, फिर आप बनाते दो सर्कल्स। सर्कल्स ऐसे बनते कि ये हमेशा इसके परपेंडिकुलर रेडिएट करते। तो परपेंडिकुलर रेडिएशन का मतलब एक रेडिएशन ऐसा आता, एक रेडिएशन ऐसा आता सर्कल टाइप। इस केस में देखो क्या क्या कॉमन आ रहा है, ये। तो देखो रिजल्टेंट पैटर्न क्या मिल रहा है आपको। एक ये मिला, समझ गया ना। अगर हर्ट्जियन डाइपोल सीधे सीधे प्लॉट होता तो अब आप कर सकते हो, मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ गया लॉजिक क्या करना है। हर्ट्जियन डाइपोल के अगर ऐसा ऐसा कर देते तो उस केस में आप आंसर कैलकुलेट कर सकते थे। समझ आया? हम्म, ठीक है, हाँ। आप वो देख लेते कैसा बनता, हॉरिजॉन्टल में नहीं बनता, मोर और लेस सेम ही बनता आपका, उसी टाइप का बनता कुछ कुछ। आप बना लेते जैसा भी बनता, हॉरिजॉन्टल की तरफ, मतलब ये वाली जो लोब्स थी हॉरिजॉन्टल की तरफ टिल्ट हो जाती। ठीक है, अब मेरे एक क्वेश्चन का आंसर करना कि जो भी हम लोग यहाँ पे कंसिडरेशन ले रहे थे, तो आपको काफी सारा और क्लैरिटी मिलेगी। देखिए, जैसे कि मान लो अब मेरी एक बात का सोच समझ के आंसर देना, फिर उसके बाद मैं एक डेरिवेशन और कराता हूँ, तो अपना ऑलमोस्ट ये एंड हो गया। देखो, अ, ये देखिए, ये है डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू, ये है अल्फा इक्वल टू पाई। समझना मेरी बात को बहुत ध्यान से। ये डी इक्वल टू लैम्डा बाई टू, अल्फा इक्वल टू पाई। आप मुझे बताना, ये जो डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू और अल्फा इक्वल टू पाई का आपने ये स्ट्रक्चर बनाया, ये वाला, क्या यहाँ पे डी इज इक्वल टू लैम्डा बाई टू और दोनों के बीच में क्या 90 पाई डिग्री का फेज शिफ्ट आ सकता है? बोलो। क्या इन दोनों के बीच में पाई डिग्री का फेज शिफ्ट आ सकता है? बोलो यार जल्दी। क्यों नहीं आ सकता? वो तो हमारे ऊपर है, एंटीना हम प्लेस कर देंगे वैसे ही। इमेज थोड़ी बन रही है यहाँ पे, तो हम प्लेस करें ना एंटीना, तो हम उल्टा प्लेस कर देंगे। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो इसमें तो कोई बात नहीं है, तो हम रख रहे हैं ना एंटीना, हम उल्टा करके रख देंगे, इसको इसको नीचे की तरफ कर देंगे, वो तो हमारे ऊपर है।
इस केस में बताइए, ये वाला जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन में आप मुझे बताइए कि क्या इन दोनों में से स्ट्रिक्टली आपका कौन सा पैटर्न ऐसा था जो क्वेश्चन से मैच करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे इमेज बन रही है। अब सोच समझ के बताना, आप दोनों पॉसिबल आंसर नहीं हो सकते। पॉसिबल आंसर अब यही होगा क्योंकि उसने खुद बोला आपको हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग चाहिए। अगर प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल है तभी इस केस में आपका पाई का फेस शिफ्ट आएगा। समझिए इस बात को, और इसको आप आगे से याद भी रखना कि अगर उसने आपको कंडक्टिंग सरफेस दे दिया फिर दोनों पैटर्न नहीं बनेंगे, फिर एक ही बनेगा दोनों में से, डिपेंडिंग अपॉन की वर्टिकल प्लेसिंग है या हॉरिजॉन्टल प्लेसिंग। सो आई थिंक ये बहुत ही बेसिक चीज है जो आप समझ पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आई वन इज इक्वल टू ये आई नॉट आता, सॉरी दिस इज ई टू द पावर जे जीरो। समझना मेरी बात को, आप इसको कैलकुलेट करते हैं आई नॉट इंटू ई टू द पावर जे पाई, और आई वन इक्वल टू आई नॉट इंटू ई टू द पावर जे पाई जे जीरो। ये गलत हो जाता है सेकंड में, क्योंकि अगर इमेज बनाओगे तो पाई का तो फेस डिफरेंस आ ही नहीं सकता ना। समझ आया? तो ये वाला सिनेरियो गलत होगा इन द गिवन क्वेश्चन, अगर उसने प्लेसिंग हॉरिजॉन्टल कर रखी है। तो आप ये पॉइंट समझ पा रहे होगे, समझ गए सब लोग इस बात को? ठीक है, तो अब एक लास्ट पॉइंट इसमें बस ये देखना कि अगर देखो, अगर एंटीना आपका हॉरिजॉन्टली प्लेस होता तो हॉरिजॉन्टली प्लेस के केस में ये वाला आंसर अपना सही था, है ना। बट अगर वर्टिकली प्लेस कर देते हैं हम लोग सेम केस में तो अपना आंसर गलत हो जाता है इस केस में, क्योंकि वर्टिकली प्लेस के केस में पाई का फेस शिफ्ट आ नहीं रहा है। और अगर फेस शिफ्ट पाई का नहीं है तो मतलब जो आपने यहाँ पे एरे पैटर्न लिया ना वो भी गलत लिया आपने। एरे पैटर्न, तो एरे पैटर्न एक्चुअली में कैसा आता, ऐसा ये एरे पैटर्न आता। और उस केस में जो आपका करेक्ट आंसर आता वो जिसमें आप एंटीना को वर्टिकल डालते हैं वैसा आंसर आता। तो यही चीज मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि ये वाला जो प्रोसेस आपने किया ना यहाँ से यहाँ तक, या फिर इनफैक्ट जो आपने ये भी बनाया, दिस दिस इज रॉन्ग एरे फैक्टर। अगर एंटीना ऐसे प्लेस है तो फिर से समझना है, फिर से बता दें, सुन लो, फिर से सुन लो, शुरू से मैं समझा देता हूँ, जल्दी से सुन लो, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये एक लास्ट पॉइंट है जो बचा हुआ, फिर एक सिंपल सा डेरिवेशन है एंड वी आर डन विद एंटीना। देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि दोनों के बीच में पाई का फेस शिफ्ट आ सकता है, तो आप बोलेंगे बिल्कुल पॉसिबल है, एंटीना तो हम ही रख रहे हैं दोनों, कोई इमेज तो बन नहीं रही है। यहाँ पे पॉसिबल है, जीरो का पॉसिबल है, पाई का पॉसिबल है, जो मर्जी चाहे वो पॉसिबल है, लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बट जब आपकी इमेज बनती है उस टाइम पे आपको इतना ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि जब भी आप इमेज बनाते हो तो बहुत ही क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि अगर मैं इसकी इमेज बनाऊंगा तो मुझे पाई का फेस शिफ्ट मिलेगा। और अगर अल्फा इक्वल टू आपने पाई पहले ही मान लिया तो एक सिंगल यूनिक एरे फैक्टर ही तो मिलेगा इसकी प्लेसिंग के करस्पॉन्डिंग। तो इसकी प्लेसिंग के करस्पॉन्डिंग क्योंकि आपको एक सिंगल यूनिक एरे फैक्टर मिला, तो सिंगल यूनिक एरे फैक्टर के हिसाब से आपका जो रेडिएशन पैटर्न आना चाहिए वो ये आया जब आपने अल्फा को पाई माना। फिर आपने इसमें यूनिट पैटर्न का मल्टीप्लीकेशन करके आंसर कर दिया। ठीक है, अब अगर इसी एंटीनास को आप सीधा कर देते, इन्हीं दोनों एंटीनास को सीधा कर देते तो अल्फा जीरो आता। उस केस में जो आपने ये एरे फैक्टर ऐसे ही बना दिया ना, इसी के एज इट इज ही कॉपी कर दिया, ये एरे फैक्टर की प्लेसिंग फिर रॉन्ग हो गई, क्योंकि फिर अल्फा जीरो रहा। और अगर अल्फा जीरो हो गया तो क्या एरे फैक्टर जो आपका बनता है वो ऐसा बनता है, दिस वाज योर एरे फैक्टर इन दैट केस। समझ गए ना? तो कभी भी इमेज वाले क्वेश्चन में ना एरे फैक्टर को बाय डिफॉल्ट एज्यूम मत करना। इमेज वाले क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर करंट की प्लेसिंग के हिसाब से एक ही पर्टिकुलर एरे फैक्टर बनाना। ठीक, आ गया ना समझ में? ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में देखो, आपने एंटीनास की प्लेसिंग ऐसे कर रखी है, ये देखो। तो ये तो हम लोग अपना क्वेश्चन कर रहे थे, ये तो क्वेश्चन था अपना, इसमें इमेज वाला क्वेश्चन नहीं था, इमेज वाला सेक्शन नहीं था। तो आप इसमें वर्टिकल भी प्लेसिंग कर सकते थे, हॉरिजॉन्टल भी कर सकते थे, दोनों में से कोई भी एक प्लेसिंग आप कर सकते थे इसमें। बट अगर ये इमेज का क्वेश्चन होता, कि इमेज आपको दे रखी होती डी इज इक्वल टू लैम्डा अल्फा इक्वल टू जीरो, तो फिर आपको वर्टिकल करंट ही अज्यूम करना पड़ता। मेरे ख्याल से आपको सारी की सारी बातें समझ में आ गई कि आपको क्या याद रखना है। अगर आप करंट प्लेस कर रहे हो, अगर करंट की प्लेसिंग आप कर रहे हो तो वर्टिकल कर लो, हॉरिजॉन्टल कर लो, आपके ऊपर है, क्योंकि अल्फा फिर आपको जीरो रखना है ना। वर्टिकल करना है तो वर्टिकल में अल्फा जीरो रख लो, हॉरिजॉन्टल करना है तो हॉरिजॉन्टल में अल्फा जीरो रखो, ये आपके ऊपर है कि आपको अल्फा जीरो रखना है। ठीक है, बट अगर इमेज बनेगी तो अल्फा फिर आप नहीं सेट करोगे, फिर अल्फा अपने आप सेट होगा।
और जो भी अल्फा मिलेगा करस्पॉन्डिंग, उसके करस्पॉन्डिंग एक यूनिक एरे फैक्टर आपको मिलना चाहिए। समझ आया? चलो अब एक और डेरिवेशन करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं एन एलिमेंट एंटीना। एन एलिमेंट एंटीना एरे से कोई क्वेश्चन आता नहीं है। जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं 2 एलिमेंट एंटीना एरे से। फिर भी देख लो, डेरिवेशन बिल्कुल ऑन द सिमिलर लाइंस है। मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है, मान लेते हैं कि ये जेड एक्सिस है, ठीक है, और हम लोगों ने करंट्स की प्लेसिंग कर दी डाइपोल्स की, एक डाइपोल यहाँ, एक डाइपोल यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एंड सो ऑन, एक यहाँ। ऐसे टोटल हम लोगों ने एन डाइपोल्स की प्लेसिंग कर दी। बड़ा ही सिंपल सा डेरिवेशन, बिल्कुल सेम है जैसे हम लोगों ने पहले किया था, ठीक है। हर एक डाइपोल के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोगों ने डी मान लिया, तो हर एक डाइपोल के बीच का डिस्टेंस हम लोगों ने डी मान लिया। ये रहा टी। ये आपका करंट, सबका मैग्नीट्यूड करंट में सेम मान के चल रहा हूँ, I1, I0 बोल देता हूँ, I2, I3, I ऑफ n-2, I ऑफ n-1, ठीक है। तो हम लोग एक कोई पर्टिकुलर पॉइंट चूज कर लेते हैं कि जहाँ पे हमें फील्ड कैलकुलेट करनी, दिस इज द पॉइंट, और यहाँ से सबको कनेक्ट कर दो, दिस ऑल द एंटीनाज आर कनेक्टेड। तो डेरिवेशन आप देखोगे आपको ऑलमोस्ट सेम डेरिवेशन लगेगा, टू एंटीना जैसा ही, ठीक है। एंगल्स वगैरह आप कंसिडर करना चाहते हो, ये एंगल θ1, ये θ2, ये θ3, ये θ4, एंड सो ऑन। दो एजम्पशंस मान लेते हैं, P जो है वो आपका फार फील्ड है, ठीक है। ये θ1 इक्वल टू θ2 अप्रोक्सीमेटली, θn जो हम लोग मान रहे हैं उसकी वैल्यू थीटा मान लेते हैं, और इसकी वजह से जो डिस्टेंसेज आएंगे R1 R2, ये भी आपके रफली R माने जा सकते हैं, ठीक है। तो जो भी ये गैपिंग्स आ रहे हैं R1 R2, लास्ट में R ऑफ n-1, इनको हम लोग मान लेते हैं कि these are R। तो ये तीन सिंपल से assumptions हम लोगों ने मान। एनी डाउट इन दिस? ठीक है। उसके बाद हमने माना लेट उसके बाद हम लोगों ने मान लिया लेट I1 is I0 0, I1 is I0 alpha, I2 is I0 2 alpha, and I of n-1 is equal to I0 of n-1 alpha, where alpha is progressive phase shift. Alpha is प्रोग्रेसिव फेज शिफ्ट, ये आपको मेंशन कर रखा है। आपने मैग्नीट्यूड को मान रखा कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज कांस्टेंट, ठीक है। ये आपने कांस्टेंट माना। अब आपको पता है कि फील्ड कैसे नेट कैलकुलेट करनी है, इसका तरीका आपके पास प्रेजेंट है। आपको पता है कि अगर मुझे नेट फील्ड कैलकुलेट करनी है पॉइंट पी पे, तो उसका तरीका क्या होता है कि आप यूनिट पैटर्न को बाहर निकाल लो।
आपने यूनिट पैटर्न को बाहर निकाल दिया। अब यूनिट पैटर्न हाफ वेव डाइपोल का किसी का भी हो सकता है। बाकियों के लिए आपको क्या लिखना होता है, बाकियों के लिए देखो क्या लिखना है आपको, ई टू द पावर जे जीरो, इसका फेज देखना, आपको सारी टेक्निक याद आ जाएगी। ई टू द पावर जे बीटा डी वन डॉट ए आर कैप, सेकेंड वाले में जे अल्फा ई टू द पावर जे बीटा डी टू डॉट ए आर कैप, थर्ड वाले में ई टू द पावर जे टू अल्फा ई टू द पावर जे बीटा डी थ्री डॉट ए आर कैप। याद आ रहा है कुछ कुछ ऐसा हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल सेम बन जाएगा। ई टू द पावर जे एन माइनस वन अल्फा ई टू द पावर जे बीटा डी एन डॉट ए आर। बस आप इनकी कैलकुलेशन कर लो, डी वन डॉट ए आर कितना हो जाएगा ये बता दो। डी वन डॉट ए आर कैलकुलेट करना, डी वन मतलब फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स दिस वेक्टर विच इज ए जेड कैप एंड दिस इज योर ए आर कैप, इनके बीच का एंगल आप कितना मान के चल रहे हो, थीटा। तो ये वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, देखिए दिस वैल्यू विल बिकम डी कॉस थीटा। समझ गए ना कैसे आया, ये देखो ये वेक्टर हो गया वेक्टर डी वन फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स करेंट एलिमेंट, तो ये हुआ डी टूवर्ड्स दिस, ये दोनों कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल, बोथ आर कनेक्टेड फ्रॉम टेल टू टेल, एक एंगल ये दूसरा एंगल ये, तो अगर दोनों टेल टू टेल कनेक्टेड है तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, कॉस थीटा। सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछता व्हाट इज डी टू डॉट ए आर कैप, देखो इसका आंसर आप क्या बताते हैं, ये देखिए अब डी टू तो हो जाएगा फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स सेकेंड एलिमेंट, ये लेंथ आपको कितनी दिखेगी, फ्रॉम ओरिजिन टूवर्ड्स सेकेंड एलिमेंट, तो ये टू डी हो जाएगी, तो ये वेक्टर टू डी मिला आपको एक। और उसके बाद ये एंगल ओरिजिन से लेके जो भी पॉइंट को कनेक्ट कर रहा है इसके बीच में एंगल अगेन कितना है, थीटा, तो ये मिलेगा आपको टू डी कॉस थीटा, टू डी कॉस थीटा। ऐसे आप इसको बढ़ाते जाएंगे तो फाइनली जो आपको एक्सप्रेशन मिलेगा मे बी डी एन डॉट ए आर कैप, ये कितना मिलेगा, तो देखो एन एलिमेंट्स है तो टोटल लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी यहाँ, डी 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 अगर आप यहाँ तक चलते चले जाओगे तो टोटल लेंथ आपको कितनी मिल जाएगी, नहीं टोटल लेंथ यहाँ तक कैलकुलेट करो ना, ये देखो आप जब सेकंड एलिमेंट पे आए तो लेंथ डी है, थर्ड एलिमेंट पे आए तो लेंथ टू डी है, वैसे ही जब आप nth एलिमेंट पे जाओगे तो लेंथ कितनी हो जाएगी, n माइनस वन इंटू कॉस थीटा। ये आपको यहाँ तक मिलना चाहिए, पर चेक करके और बताइए कंफर्म करके, ठीक है। अच्छा डी वन हमने सबसे बॉटम वाला लिया था क्या, आ गया डी वन, इसको करेक्ट कर लेते हैं, ये तो ठीक है, ये तो एक तो जीरो हो जाएगा ना, डी वन डॉट ए आर कैप तो जीरो हो जाएगा क्योंकि उसकी कोई लेंथ ही नहीं है ना, ये देखो ना अगर आप इसको डी वन लेके चल रहे हो ये this, तो सबसे पहला एलिमेंट तो यहाँ पे प्लेस्ड, तो इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस जीरो है तो जिस वजह से ये जीरो हो जाएगा, फिर ये सेकंड एलिमेंट थर्ड एलिमेंट एंड सो, ये एलिमेंट्स यहाँ पे देखिए, दीज आर द एलिमेंट्स, ठीक है। तो पहला एलिमेंट तो आपका ओरिजिन पे प्रेजेंट है ना, तो अगर आप फर्स्ट एलिमेंट के लिए कैलकुलेट करोगे डी वन डॉट ए आर तो आपको आंसर जीरो मिल जाएगा, या फिर अगर देखो आप नोटेशन चेंज कर लो ना तो थोड़ा सा सीक्वेंसिंग आसान हो जाएगी, इसको डी नॉट कर लो, तो अपने करंट एलिमेंट के साथ सीक्वेंसिंग अपनी थोड़ी सी मैच कर जाएगी, बाकी प्रोसेस तो अपना वही पुराना वाला ही है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, अब तो सब मैच हो गया ना, देखो ये आई नॉट हो गया, ये आई वन, आई नॉट के करस्पॉन्डिंग डी नॉट, आई वन के करस्पॉन्डिंग डी वन, तो अब आपका सीक्वेंसिंग भी मैच हो गया,
चलिए खैर, अब इन सारी वैल्यूज को उठा के पुट करते हैं, तो आपको जो ईपी मिलेगा दैट विल बी ई यूनिट पैटर्न। सारी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ये ई टू द पावर जे जीरो, तो फर्स्ट फैक्टर तो आपको दिख ही रहा होगा, 1 हो जाएगा। सेकंड वाले में अगर आप देखोगे तो ई टू द पावर जे अल्फा बीटा डी कॉस थीटा बन जाएगा। ई टू द पावर जे अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा। सेकंड वाले में देखोगे तो ई टू द पावर जे 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा। लास्ट वाले में आप देखोगे तो ई टू द पावर जे एन माइनस 1 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा डी कॉस थीटा। ये आपको ओवरऑल एक्सप्रेशन लिखना चाहिए। आप चाहो तो देख भी लो, यहाँ पे देखो 2d cos थीटा डालोगे, 2 अल्फा पहले से प्रेजेंट है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये आपका साई की तरह काम कर रहा है, जो 2 एलिमेंट में हम लोग साई कैलकुलेट करते थे। साई क्या होता था? साई आपका होता था फेज डिफरेंस, बट यहाँ पे जो ये साई रिप्रेजेंट करेगा ना, ये रिप्रेजेंट करेगा कॉन्जिक्यूटिव फेज डिफरेंस। ये नेट फेज डिफरेंस नहीं, इसके और इसके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? साई। तो साई यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है 1 प्लस ई टू द पावर जे साई, e to the power j 2 psi प्लस e to the power j n माइनस 1 psi। तो यहाँ तक शायद कोई दिक्कत नहीं हुई। और psi को यहाँ पे आप क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव फेज शिफ्ट। वहां पे क्या बोलते थे? फेज शिफ्ट बिटवीन द एलिमेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड्स रीचिंग एट द पॉइंट पी। इसको बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव फेज शिफ्ट। तो देखिए आपको जीपी दिख रहा है यहाँ पे, जीपी का फॉर्मूला लगा दीजिए, तो आपको ई यूपी मिल जाएगा। कितने एलिमेंट्स दिख रहे हैं? एन, 1 माइनस ई टू द पावर जे एन साई अपॉन 1 माइनस ई टू द पावर जे साई। ये आपको मिला फॉर्मूला। यही होता है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। तो यहाँ पे अगर आप थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई करना चाहो तो जनरली हम लोग इसमें क्या करते हैं कि ई टू द पावर जे एन साई बाई 2 को बाहर ले लिया, तो यहाँ पे बचा ई टू द पावर माइनस जे एन साई बाई 2 माइनस ई टू द पावर जे एन साई बाई 2। इसको आपने डिवाइड किया ई टू द पावर जे साई बाई 2, तो यहाँ से आपको मिलेगा ई टू द पावर जे साई बाई 2, ये मिलेगा ई टू द पावर माइनस जे साई बाई 2 माइनस ई टू द पावर जे साई बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको नेट ईपी मिलेगा, वो जो भी यूनिट पैटर्न होगा हर्ट्जियन का या हाफ वेव डाइपोल का, इट बिकम्स ई टू द पावर जे एन माइनस 1 साई बाई 2। और यहाँ से आपको दिख ही रहा है, ये बचा आपके पास साइन एन साई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन साई बाई 2। ठीक है, ये होता है आपका ईपी, जिसमें कि ये आपको पता है, ये आपको पता है। तो एरे फैक्टर देखो आपको कितना मिला एन एलिमेंट एरे का, ई टू द पावर जे एन माइनस 1 साई बाई 2 एंड साइन एन साई बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन साई बाई 2। करेक्ट। और अगर कोई एरे फैक्टर का मैग्नीट्यूड पूछता है तो मॉड ऑफ एरे फैक्टर आपका आ जाएगा मॉड ऑफ साइन एन साई बाई 2 अपॉन साइन साई बाई 2। ये होता है आपका फाइनल डिस्कशन। समझ गए ना? तो जनरली ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो आप 2 एलिमेंट का निकाल सकते हो, बट मैं हमेशा ही सजेस्ट करूंगा कि 2 एलिमेंट का अलग याद रखो और इसका डेरिवेशन वाला पार्ट याद रखो। बट वो डेरिवेशन वाला पार्ट भी कुछ खास नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास तरीके हैं इसको कैलकुलेट करने के। ठीक है, तो हमने एक जनरल प्रोसेस डेवलप कर लिया। अब n एलिमेंट आए, 4 एलिमेंट आए, 5 एलिमेंट आए, आप ये कर सकते हैं। जहां तक रेडिएशन पैटर्न की बात है, तो रेडिएशन पैटर्न से 2 एलिमेंट एंटीना एरेस का आप याद रखिए। मल्टीपल एलिमेंट ऑफ एंटीना एरेस का आउट ऑफ स्कोप है और वो बहुत लेंदी भी हो जाता है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ 2 एलिमेंट एंटीना एरेस के रेडिएशन पैटर्न के बारे में अंदाजा होना चाहिए। सो दिस कंक्लूड्स योर डिस्कशन ऑफ एंटीना। अब आपको क्या करना चाहिए? अब आपको कम्युनिकेशन के साथ साथ ईएमएफटी का भी रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए। ठीक है, ईएमएफटी का भी रिवीजन आप स्टार्ट करो, ताकि जब आपका कम से कम 1 घंटा तो डेली निकाल ही लो, मिनिमम 1 आवर तो फिक्स रखो, ताकि जब आपका ईएमएफटी का रिवीजन स्टार्ट हो तो वो आपका सेकंड रिवीजन हो, ना कि पहला। ठीक है, तो आप ईएमएफटी का रिवीजन स्टार्ट करो। 1 ही घंटे भी दोगे तो भी आपका 3 से 4 दिन में ये वेव निपट जाएगा, ऐसे ट्रांसमिशन लाइन। और रिवीजन करते टाइम पे मैंने आपको बहुत स्ट्रिक्टली बता रखा है कि आपको याद क्या क्या करना है।
जो पॉइंट्स जो रिमेंबर बताए थे, जो मैंने बताया था फॉर्मुलेज में जाने चाहिए, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस। समझ गए ना? जो थ्योरी के दौरान मैंने आपको समझाए थे कि क्या क्या चीजें याद रखनी है, बस उसी पे फोकस करना आपको, रिविजन। तो आई डोंट थिंक कि 5 दिन से ज्यादा आपको लगना चाहिए। 5 दिन, चलो 10 डेज ले लो, मैक्सिमम 10 डेज के अंदर अंदर आपका पूरा एमएफटी बहुत तरीके से विद क्वेश्चन रिवाइज हो जाना चाहिए। क्वेश्चन जो क्लास में किए थे, उसके अलावा जो क्वेश्चन करेंगे वो रिवीजन क्लास में हम लोग करेंगे, और सम एडिशनल कॉन्सेप्ट्स विल आल्सो डिस्कस विद रिवीजन। ठीक है? बाकी कल आपका जो क्लास है उसमें आप एएम आपका चलता ही रहेगा। तो आप दिन के, आप ऐसा मान के चलो कि करीबन 20 दिसंबर तक आपको दिन के अपने 3 घंटे रिजर्व करके रखने हैं कम्युनिकेशन और एमएफटी के रिवीजन के लिए। और बाकी उसकी जो थ्योरी है वो आप फ्रेंड से इंश्योर करेंगे, और अभी से 1 आवर आप फिक्स कर लो एमएफटी के। ठीक है? ब्रॉड साइड एंड फायर ये अपने सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो ब्रॉड साइड एंड फायर का मतलब कुछ नहीं होता। ब्रॉड साइड का मतलब होता है जहाँ पे साइज 0 हो जाए। जैसे अगर मान लो कभी आपको ब्रॉड साइड एरे बनाना हो, अगर आपको कभी ब्रॉड साइड एरे बनाना हुआ तो आप बस ये देख लो जहाँ पे मैक्सिमा साई इक्वल टू 0 के बराबर आ रहा है, जहाँ पे आपका बेसिकली आप ऐसा समझो कि आपका थीटा इक्वल टू या नॉर्मल टू एरे, अगर नॉर्मल टू एरे आपको मैक्सिमम मिल रहा है तो वो होता है आपका ब्रॉड साइड एरे, है ना? और एंड फायर का मतलब होता है कि अगर आपको मैक्सिमम मिल रहा है थीटा इक्वल टू 0 और पाई, तो वो आपका एंड फायर होता है। अगर आपको मिलता है ऑन द एक्सिस ऑफ द एरे, एरे की जो एक्सिस है ना उस पर अगर आपको मैक्सिमम मिल गया तो वो आपका होता है एंड फायर। ठीक है? जैसे मान लो इसी केस में आप देखो, इस केस में अगर आप देखेंगे यहाँ पे, इसमें तो आप देखो कि ये एरे की एक्सिस ये थी ना, आपने सपोज ऐसे प्लेस कर रखा था, तो ये हो गई एरे की एक्सिस जिस पे आप एंटीना प्लेस कर रहे हो। यहाँ पे इधर भी आपको 90 डिग्री मिल रहा है, इधर भी 90 डिग्री मिल रहा है, तो ये दोनों में से किसी कैटेगरी में नहीं फॉल करेगा। बट अगर आप पहले जाओगे प्रीवियस केसेस में, जैसे कि ये क्वेश्चन था आपका, जैसे कि ये क्वेश्चन जो आज हमने किया, ये थीटा इक्वल टू 0 पे कर रहा है ना, तो ये एंड फायर की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जब एक्सिस के अलॉन्ग रेडिएशन होने लगता है, एंटीना की प्लेसिंग से मतलब नहीं, जब एक्सिस के लॉन्ग रेडिएशन आपका नेट रेडिएशन होने लगता है, तो उस केस में जो आपको मिलता है वो मिलता है ब्रॉड साइड, सॉरी एंड फायर। और अगर ये 90 डिग्री पे होता है तो आप उसको बोल देते हैं ब्रॉड साइड एरे। हालांकि ये बहुत एक और अलग कॉन्सेप्ट है ना? इतने शॉर्ट में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते ब्रॉड साइड और एंड फायर को। ठीक है? तो एक बेसिक सा पॉइंट मैंने आपको बता दिया। चलो फिर हम लोग कल मिलते हैं फिर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के क्वेश्चंस के